देखिए, हम लोग आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट पढ़ा रहे थे जिसमें आपका था प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, यानी उत्पादक व्यवहार कैसा करता है अपने किसके दौरान, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के दौरान या मार्केट में जो उसका एक्टिविटी होती है उसके दौरान वह किस प्रकार का उसका व्यवहार होता है। उस व्यवहार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था एक प्रोडक्शन फंक्शन था, चैप्टर का नाम प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि उसमें दो लॉ के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, उसमें पढ़ा। एक था शॉर्ट टर्म का लॉ, एक था लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म के लॉ को हमने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना, और दूसरा था रिटर्न्स टू, है ना, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अल्पकाल में अगर वेरिएबल फैक्टर्स में, है ना, हम परिवर्तन करते हैं तथा आदर्श फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस अनुपात में हम प्रोडक्शन को इनपुट्स को बढ़ाते हैं और उसी अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में अथवा उससे कम अनुपात में क्या होता है, आउटपुट हमें प्राप्त होता है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और हम लोगों ने उसमें देखा कि तीन तरह की बातें आई थी। पहला था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा था डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट नहीं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, और तीसरा था नेगेटिव रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में नेगेटिव रिटर्न्स था। हम लोगों ने उसको टीपी, एपी और एमपी की रेखा की सहायता से हम लोगों ने उसको देखा। देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म के लिए दूसरा लॉ आया था हमारा, उसमें क्या था, उसमें था हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। थ्योरी क्या कहती है, सिद्धांत क्या कहता है कि चूंकि व्हेनेवर द प्रोड्यूसर हैज द लॉन्ग टर्म, है ना, they may be changed is all types of the inputs, that is the variable inputs or the fixed input। वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि all factors are changeable। तभी उत्पादन के जितने भी साधन है उसमें बदलाव संभव होता है। और जब बदलाव होगा तो रिटर्न्स क्या होगा, बड़ा होगा, स्केल क्या होगा, बढ़ जाएगा, बड़ा होगा। तो रिटर्न्स बढ़ता है, स्केल का पैमाना भी बढ़ जाता है, उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि लेबर भी बढ़ता है, लैंड भी बढ़ता है, कैपिटल भी बढ़ता है, एंटरप्रेन्योर भी बढ़ता है, एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट हो जाता है, तो ऑब्वियसली है कि आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा वह। तो वहां पर तीन लॉ लागू होता है ना। वहां पर हमने देखा कि उत्पादन की अवस्था में तीन नियम लागू होते हैं। पहला लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होता है, और तीसरा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होता है वहां। और तीनों अवस्थाओं को हम लोगों ने डायग्राम के सहायता से देख लिया। उसके बाद दूसरा आपका जो आपका सेगमेंट आया था प्रोडक्शन फंक्शन में, उसमें हम लोगों ने देखा था प्रोड्यूसर के बारे में। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के, कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है मार्केट में, वह क्या चाहता है, प्रोड्यूसर वांट्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता है। और उस मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए वह सबसे पहले क्या बनाएगा, इक्विलिब्रियम, अर्थात संतुलन बनाएगा वो बाजार में। अपने कॉस्ट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्जिनल कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट को, एवरेज प्रोडक्ट को, टोटल कॉस्ट को, टोटल प्रोडक्ट को, है ना, टोटल रेवेन्यू को, टीआर को, एआर को, एमआर को, वो सारी में क्या चाहेगा, एक संतुलन बन जाए और उस संतुलन में बना रहे और वो अपना प्रोडक्शन के कार्य को करता रहे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज सच पॉइंट, है ना, वेयर द एनी प्रोड्यूसर डज नॉट वांट टू गो अप एंड गो डाउन, ना तो वो ऊपर जाना चाहता है और ना ही नीचे आना चाहता है। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट मींस एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर आर गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। वह क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा होता है, तभी तो वो संतुष्ट होता है ना, तभी तो वह संतुलन बिंदु पे कायम होता है ना। तो आज का चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि हाउ कैन ए प्रोड्यूसर विल गेट एन इक्विलिब्रियम, है ना, इन द मार्केट एज वेल एज द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, है ना। You can elaborate the equilibrium with the help of isoquant and with the help of isocost line। उसने लिखेगा, वो लिखता है कि आप सम उत्पाद रेखा अथवा सम लागत रेखा की सहायता से आप ये बताइए एक उत्पादक, है ना, उत्पादन के दौरान संतुलन की अवस्था में कब रहता है। ठीक है, तो ये आपको सवाल आपको पूछता है, तो अलग अलग पूछे, या पूछ देगा कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कब रहता है, कब होता है उसका। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी उत्पादक जब उत्पादन कार्य करता है
तो उसका जो इनपुट्स का कॉस्ट आता है, लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, लेबर के बदले वेज, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ठीक है ना, ये 4 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो जब भी हम किसी चीज को इनपुट करते हैं तो इनपुट में यहां पर हम लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, चारों हमारा क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है, चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म में हम एक को चेंज करते हैं, केवल लेबर को लेके चलते हैं। तो जो हमारा इसमें जो आइसो क्वांट बताता है कि जब आप किसी दो फैक्टर्स में परिवर्तन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका उत्पादन का पैमाना बढ़ता है। अब वह उत्पादन का पैमाना बढ़ने का जो है वह 3 अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अगर आप लगातार लेबर और कैपिटल में वृद्धि करते जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि लगातार बढ़ता चला जाता है आपका, और फिर भी लेबर और कैपिटल को आप बढ़ाते जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है, रुक जाता है, और फिर वह डिक्रीजिंग मोड में चला जाता है। तो इस तीनों अवस्था में इक्विलिब्रियम कब आएगी, संतुलन कहां मिलेगा, संतुलन कब होगा, तो सारी बातें घूमकर आ जाती है कॉस्ट पर आ जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट पर जब होता है तो एक प्रोड्यूसर का जो एम होता है वह हमेशा दो बिंदु, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 एटीट्यूड को लेकर चलता है। पहला एटीट्यूड होता है मिनिमम कॉस्ट, या इसको बोलते हैं लिस्ट कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट। हर आदमी यही तो चाहेगा ना, क्या चाहेगा, कॉस्ट कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा हम मार्केट में सेल करके क्या करें, उसको लाभ, हम मैक्सिमम लाभ गेन कर सकते हैं। अब 2-4 पीस बना के तो आप मैक्सिमम लाभ कमा नहीं सकते हैं बाजार में, तो आपके स्केल को क्या होगा, पैमाना को बड़ा करना पड़ेगा, और जैसे ही पैमाना को बड़ा करेंगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ मिलने लगेगा, जैसा कि हमने आपको दोनों नोट्स में लिखा चुका है। तो यहां पर मिनिमम कॉस्ट या लिस्ट कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, ये 2 बातें हमेशा उसके दिमाग में घूमता है, और इसी दोनों के बीच वह हमेशा इक्विलिब्रियम को ढूंढने का प्रयास करता है ना, कि वह कम से कम लागत लगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए। अगर कोई व्यक्ति 100 लेबर का लागत लगाकर 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो उसकी क्या होगी, उसको तो प्रॉफिट ज्यादा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि कॉस्ट जो है ज्यादा आ रहा है, किसके तुलना में, आउटपुट के तुलना में आ रहा है। लेकिन अगर 100 लेबर को इनपुट करके और 1000 यूनिट अगर प्रोडक्शन कर लेता है तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा उसका धीरे धीरे, और इस तरह से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो देयर आफ्टर ही विल गेन द इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेगा वहां। तो कहता है कि ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम लाइज करता है, कंसिस्ट करता है, यानी कि एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू द इन्वेस्ट द लिस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, एंड आफ्टर इनपुटिंग द मिनिमम कॉस्ट देयर आफ्टर ही विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन, एंड इन द मिडिल पॉइंट ही विल गेट द इक्विलिब्रियम। इसी दोनों के बीच में वह क्या करेगा, संतुलन बिंदु को प्राप्त करेगा। और whenever once time he will get the equilibrium, that condition is to be get the maximum profit, उस कंडीशन में वह मैक्सिमम लाभ को प्राप्त कर रहा होगा। इतना ही तो इसमें है, और इसको हम लोग देखते हैं आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन के सहायता से। यहां तक क्लियर है, मिटा दे इसको, मिटाएं, आप लोग का वॉइस क्लियर है ना, दिख रहा है सब। चलिए अब देखिए, आप जो है मैंने आपको कुछ टर्म बताया था, याद कर लीजिए, पिछले क्लास का कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था, उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, कुछ नए बच्चे हैं। मैंने आपको बताया था वहां आपका फर्स्ट टर्म था, पहले आइसो क्वांट से लीजिए, आइसो क्वांट था, ठीक, ये क्या है, सम उत्पाद रेखा। दूसरा है आपको आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं सम लागत रेखा। एक एक लाइन में बताते जा रहे हैं। तीसरा बताए थे एमपीएल, क्या बोले थे इसका, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। और तीसरा बताए थे एमपी के, क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। चौथा बताए थे पीएल, प्राइस ऑफ लेबर, और पांचवा बताए थे पीके, प्राइस ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है, प्राइस ऑफ लेबर क्या होता है, क्या होता है प्राइस ऑफ लेबर, क्या होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेज, इकोनॉमिक्स की भाषा में वेज बोलते हैं, वो वेज होता है। इसको हम क्या W से
डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्राइस ऑफ कैपिटल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट होता है, ठीक है। इसको हम लोग छोटी आर से डिनोट करते हैं, क्लियर है ना यहाँ पे। तो ये चीज आपका होता है। तीसरा अगला मैंने बताया था MRTS ऑफ LK, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज दिस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सर कहेंगे कि इंग्लिश से मीडियम पढ़ाते रहते हैं, तो हिंदी इसका हुआ है ना सीमांत क्या दर, किसका, तकनीकी प्रतिस्थापन का, यानी कि सीमांत दर हुआ तकनीकी प्रतिस्थापन का। क्या चीज का, किसमें किसमें प्रतिस्थापन होता है, लेबर और कैपिटल में होता है, लेबर और कैपिटल में होता है। तो इसका हम लोगों ने क्या किया, इसमें लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, के से, लेबर एंड के, यानी एल एंड के, एल एंड के बीच क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन होता है, क्लियर है ना। तो इसको हम लोगों ने कैसे दिखाया था, इसको जो हम लोगों ने MRTS को जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था सर, डेल्टा के बाय डेल्टा एल, और ये नेगेटिव में रहता है, ठीक है ना। अर्थात ये कब निकलता है, डेल्टा के में कब निकलेगा, ये निकलेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के वाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल, ये दोनों निकल जाएगा। अभी मैथमेटिकल लेके चलेंगे आपको थोड़ा सा, इसलिए ये हम पहले बेसिक बता रहे एबीसी क्या होता है, देयर आफ्टर आपका फॉर्मूला इक्वेशन निकल जाएगा यहाँ पर। तो ये सिचुएशन है, ये चीज आपको पूरा अभी मिलेगा, ये पूरा मिलेगा अभी आपको, और इसी पर हम लोग इसी आधार पर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर लेंगे यहाँ। देखिए टोटल जो हमारा जो आउटपुट होता है उसको अगर हम के से डिवाइड कर देंगे तो जो चेंज इन इसको बहुत सारा किताब में ऐसे लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, डेल्टा के, ठीक है, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एल, ठीक है। जैसा हो आप लोग को जो सुविधा हो, तो हम ट्रायंगल में पढ़ा देते हैं, अच्छा रहता है, बच्चों को समझ में आता है। वो पाई में या डेल्टा में जो गणितीय डेल्टा एक्चुअल में यही होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है काई होता है, ये होता है फाई होता है, ये सबका इसी पर है, मैथमेटिकल दिया हुआ है। तो आपको जो उचित लगे, जिसपे आपका कलम बैठ जाए, आप वहां पर आराम से लिख सकते। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सब चेंज को बता रहा है, सारे चेंज को बता रहा है। तो MRTS इज सच, है ना, as such substitution whenever a producer will put the labor in place of the capital. In other sense, we can say that whenever producer will place the capital in place of labor. Another sense, they put the labor in place of capital, या they put the capital in place of labor. यानी एक उत्पादन इकाई को बढ़ाने के लिए कितने श्रम के बदले कितने पूंजी को बढ़ाना पड़ेगा, अथवा कितने पूंजी के बदले कितने श्रम को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कई जगह सिचुएशन अलग अलग होती है ना, कहीं लेबर इंटेंसिव होता है, कहीं कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो जहां लेबर सस्ता है तो वहां क्या होगा, लेबर को ज्यादा लगा देगा, और जहां कैपिटल सस्ता हुआ कैपिटल को लगा देगा, लेबर कम लगाएगा। तो दोनों के सहयोग से ही तो उत्पादन होगा ना। प्रोडक्शन जो फंक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल होगा। ये यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए क्या है, आप लोगों ने लिख लिया है सब। तो देखिए आइसो पॉइंट क्या है, आइसो पॉइंट क्या बताता है, ये सबको एक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ा देते हैं। मिटा देना, यहां तक दिख रही आप लोग का हो गया यहां तक। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लर आ रहा है, ब्लर का समस्या। अच्छा ठीक, भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर, हम डाल देंगे सब कैसे निकला। तो आइसो पॉइंट सम उत्पाद रेखा, सम उत्पाद रेखा, सम बने क्या होता है, बराबर, उत्पाद बने उत्पादन, अर्थात वह रेखा जो उत्पादन की समान अवस्था को प्रदर्शित करता हो। किसकी सहायता से, लेबर और कैपिटल की सहायता। यानी कि लेबर और कैपिटल के सहयोग से जब उत्पादन की समान अवस्था प्रदर्शित की जाती हो तो वैसे रेखा को हम लोग सम उत्पाद रेखा या आइसो पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि अगर आपको यहां पर 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप इतना लेबर लगा रहे हैं और इतना कैपिटल लगा रहे हैं, अर्थात L1 लेबर लगा रहे हैं, L और K1, OL लेबर लगा रहे हैं, OK
ओके क्या लगा रहे हैं, कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तो आपको एक कितना मिल रहा है, 100 क्यू मिल रहा है IQ1 पर। एक दूसरा उत्पादक है जहां पर लेबर बहुत सस्ता है, तो वो क्या क्या लेबर की संख्या को बढ़ा के L2 कर दिया और इसको घटा के K2 कर दिया, फिर भी कितना उत्पादन हो रहा है, 100 ही हो रहा है उसका। तो इस ए बिंदु पर भी बता रहा है कि इतना कैपिटल और इतना लेबर लगाए, OL1 कैपिटल आपने लगाया, ओके लेबर लगाया, फिर भी आपका ए बिंदु पर उत्पादन 100 क्वांटिटी हुआ। उसी दूसरे है कि वह OL लेबर लगा दिया, अर्थात लेबर की संख्या को बढ़ा दिया और कैपिटल की संख्या को घटा दिया, तो फिर भी इसी रेखा पर उत्पादन क्या हो रहा है, 100 क्यों हो रहा है। इसीलिए इसको कहता है सम उत्पाद रेखा। यानी किसी बिंदु पर उत्पादन कर लीजिए, आपको 100 ही मिलेगा, चाहे लेबर की संख्या घटा लीजिए या कैपिटल की संख्या बढ़ा लीजिए, या कैपिटल की संख्या घटा लीजिए, लेबर की संख्या बढ़ा लीजिए, हर हाल में आपको सम उत्पाद मिलेगा, समान उत्पादन मिलेगा, समान उत्पादन की मात्रा मिलेगा। और ऐसी रेखा को प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोक्वांट्स कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द आइसोक्वांट्स। ठीक है, क्लियर है ये। अब आप किसी बिंदु पर कहीं भी लीजिएगा, हर हाल में आपको क्या होगा, समान मात्रा में प्राप्त होगा, है ना। अब आप मान लेते हैं कि यहां ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं, तो आपने ले लिया K3 और आपने ले लिया L3, फिर भी इसी बिंदु पर आपको क्या मिला, 100। तो ये उत्पादन का रेखा बताने वाली रेखा कौन कहलाती है, सम उत्पाद आइसोक्वांट्स कहलाती है। क्लियर हो गया ना। इस तरह हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते थे इंडिफरेंस कर्व, कि आप अपने कॉम्बिनेशन गुड्स का जो भी संयोग बना लीजिए, जो भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, हर कॉम्बिनेशन में हर हाल में आपको कितनी समान संतुष्टि मिलेगी। आप देखिए यहां पर क्या है, एट द पॉइंट ए क्या है, एट द पॉइंट ए क्या है, आपने कितना लगाया कैपिटल, या आपने लेबर कितना लगाया, OL1 प्लस आपने क्या लगाया, OK1 बराबर क्या हुआ, 100 क्वांटिटी। एक कंडीशन हुआ। दूसरा आ जाइए, आपने दूसरे में क्या लगाया, एट द बी आपने क्या लगाया, OL2 प्लस OK2, ये भी 100 क्वांटिटी आ गया। तीसरा में आपने क्या लगाया, तीसरा में सी पे आपने क्या लगाया, OL3 प्लस OK3 इक्वल्स टू 100 क्वांटिटी। तो दिस कॉम्बिनेशन शो द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज द रीजन टू बी कॉल्ड द आइसोक्वांट्स। इसीलिए इसको आइसोक्वांट्स कहा है। किसी बिंदु पर उत्पादन कीजिए आप, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें यही हो रहा है कि एक की मात्रा बढ़ाई जा रही है और एक की मात्रा घटाई जा रही है, और यही मात्रा बढ़ाना और घटाना क्या कहलाता है, MRTS कहलाता है। इसी को मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी एक के बदले दूसरे को सब्स्टिट्यूट किए आप, समझ रहे ना। आप अगर आपके पास 4 सेब है और एक आपके पास मैंगो है, तो आप 4 एक का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन दोनों से समान संतुष्टि मिलती है। या आप 4 मैंगो एक सेब का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर भी समान संतुष्टि मिलती है। तो आप क्या कर रहे हैं, मात्रा तो इक्वल रख रहे हैं ना, हर हाल में 5 ले रहे हैं, 4 1 5 या 1 + 4 5। तो इस तरह से यहां हो रहा है। क्योंकि अगर दोनों बढ़ जाए साथ में, तब तो फिर स्थिति अलग हो जाएगी, लेकिन एक बढ़ रहा और एक घट रहा है, हर हाल में क्वांटिटी इक्वल आ रही है। दिस इज द रीजन टू बी कॉल्ड द आइसोक्वांट्स, इसीलिए इसको आइसोक्वांट्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए इसको आप आगे देखिए। अब कहता है कि आइसोक्वांट्स तो आप जान गए, इसकी क्या क्या फीचर्स होंगे, विशेषताएं क्या क्या होंगी। क्योंकि एक आइसोक्वांट्स कई रूप ले सकता है और कई रूप में हो भी सकता है, क्योंकि इसका एक एजम्पशंस बनाया गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि आइसोक्वांट्स केवल ये डाउनवर्ड स्लोप होगी, डाउनवर्ड स्लोप होगी, और कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगी। कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब 0, इसका कॉन्वेक्स होगा। आप देखिए ऊपर से आया और इस तरह से एक अंदर में केव टाइप का बना हुआ है, कॉन्वेक्सिटी है इसको। तो ये यहाँ कम हो जा रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ की दूरी में अंतर आ जाएगा। तो कहता है कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। इसकी फीचर्स जो आती है आइसोक्वांट्स का फीचर, या इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज या फीचर्स। पहला फीचर होगा आइसोक्वांट, इसको हम IQ लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। IQ मस्ट बी कॉन्वेक्सिटी या कॉन्वेक्स लिखिए, पहला होगा। अर्थात क्या हो गया, जो सम उत्पाद रेखा है, सम उत्पाद रेखा क्या होगा,
उन्नतोदर होगा, उन्नतोदर होगा या होता है, ठीक है। अर्थात कॉनकेव नहीं होगा ये। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, दिस इज द क्या है, दिस इज द कॉन्वेक्स एंड दिस इज द कॉनकेव, है ना। तो कॉनकेव नहीं होगा कभी भी। कॉनकेव होगा तो फिर उसका रूप अलग हो जाएगा, ठीक है, वहां अलग बातें आएगी, क्योंकि फिर दोनों साथ साथ बढ़ेगा, दोनों साथ साथ घटेगा। लेकिन इसमें एक बढ़ेगा और एक घटेगा, और क्योंकि डिमांड कर्व भी आप पढ़े कि जब एक बढ़ता है और घटता है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा, तो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और निगेटिव स्लोप हो जाता है। तो पहला हो गया समुत्पाद रेखा, क्या कैसा है ये कैसा है, कॉनकेव है या कन्वेक्स है, कन्वेक्स है। ये दिमाग में बिठा लीजिए, कन्वेक्स। आइसोक्वांट मस्ट बी कन्वेक्स, फर्स्ट इसका फीचर है, फर्स्ट क्वालिटी है, ठीक है। दूसरा होता है आईक्यू यानी आइसोक्वांट नेवर टच एनी ऑरिजिन, एनी एक्सिस, अर्थात क्या होगा, किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा ये, ना तो OY को और ना ही OX को स्पर्श करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अर्थात समुत्पाद रेखा किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती है, किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। क्लियर? आप देखिए, दिखाते हैं इसको डायग्राम बना के। ये पहला का हो गया आपका फर्स्ट का। दूसरा पिक्चर देखिए, छोटा छोटा डायग्राम बनाते चले जाइएगा, बगल में जहां ये पॉइंट लिखिएगा वहां बनाते जाइएगा, क्योंकि इसको मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा आपको इसमें। अब ये बेसिक है, बेसिक में जाएंगे तो बहुत समय हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या कहता है कि अगर इसको आप टच करा दिए, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी हमारा, ठीक है, यही है, ये कॉन्वेक्स तो है, कॉन्वेक्स है, ये आईक्यू है हमारा, तो कॉन्वेक्स तो है, बट व्हाट इज डूइंग हियर, है ना, द आईक्यू टच द OX एंड द OY एक्सिस, टच कर गया। तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में जब भी टच होता है तो जीरो को बताता है, और इक्वलिटी को बताता है। तो ये इस रेखा में टच कर गया, अर्थात जीरो उत्पादन हो गया, यानी जीरो लेबर, और इसमें टच कर गया तो जीरो कैपिटल। तो जीरो लेबर जीरो कैपिटल होता है क्या, अरे होता है क्या, उससे उत्पादन हो जाएगा क्या, कहेगा भैया हमको 100 रुपया दो, कहा जाओ 0 रुपया दिया, तो दिए क्या आप, तो क्या था, ये डेल्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसलिए कभी भी आइसोक्वांट will never touch the any axis such as the OX and the OY, because we denote the OX on the lever and OY on the capital, है ना। The isoquant whenever they touch the any axis, that denotes the zero production, that denote the zero quantity. It is not possible to be added for the zero lever and the zero capital. ये अपने आप में हास्यास्पद है, तो रिजल्ट क्या होगा, कभी भी सही नहीं आएगा। इसलिए कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, टू आइसोक्वांट्स, टू आईक्यू, ठीक है, यानी दो आइसोक्वांट्स नेवर, है ना, कट ईच अदर, अर्थात दो क्या सम उत्पाद रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्लियर? काट के देख लेते हैं क्या होता है, ये भी तो देख लेना, अगर काटती है तो क्या होता है, तो जो प्रोडक्शन है वो तो गलत आ जाएगा, तो आएगा तो फिर कैसे काटेंगे। जैसे यहां टच कर लिया क्या रिजल्ट आ गया, जीरो आ गया। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, ये मिटा देते हैं, मिटा दे ये वाला। अब एक आईक्यू हो गया, एक दूसरा आईक्यू हो गया, क्या किया, एक दूसरे को काट दिया। तो इकोनॉमिक्स में है कि जब टेंजेंट होता है या कट जाता है तो क्या बताता है, इक्वलिटी को बताता है। तो क्या दो आईक्यू इक्वल हो सकता है, कभी नहीं इक्वल हो पाएगा ये। अगर इक्वल होता तो ये कहता है कि मान लेते आईक्यू 1 है, ये ई बिंदु पर इक्वल हो गया, तो आप देखिए यहाँ, आप गौर से देख लीजिए, ठीक है। एक बिंदु इस पर ले लेते हैं ए, एक बिंदु इस पर ले लेते हैं बी, एक बिंदु इस पर ले लेते हैं सी, और एक बिंदु इस पर ले लेते हैं डी। और इतना लेबर, इतना कैपिटल OL लेबर या X1 लेबर और Y1 कैपिटल हमने ले लिया। तो क्या कहता है, आइसोक्वांट कहता है कि विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल द प्रोडक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड एज इक्वल। जो भी प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा।
अगर एक IQ पर है तो, एक IC पर है तो आप देखिए, मान लेते हैं ये IQ 1 पर है, तो यहां भी 100 क्विंटल हो रहा है, 100 यूनिट, और इस पर भी क्या होगा, 100 यूनिट होगा। लेकिन है संभव क्या? नहीं संभव है, क्योंकि इसका मात्रा यहां कम है, इसका मात्रा भी यहां कम है, इसका मात्रा ज्यादा है, इसका मात्रा ज्यादा है, और दोनों एक दूसरे को काट दिया तो इक्वलिटी को बता दिया, इक्वल को बता दिया। लेकिन दोनों पर जो है संभव है ही नहीं कि 100 होगा। अरे ये अंतर नहीं देख रहा है, ये अंतर नहीं देख रहा है, डिफरेंस तो साफ दिख रहा है। तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है? कंफ्यूजन रिजल्ट दे रहा है, जिगजैग रिजल्ट दे रहा है। अगर कटता है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, तो फिर सम उत्पाद का जो डेफिनेशन है वही फेल कर जाता है कि लेबर की कितनी मात्रा हो, श्रम का आपका कैपिटल की कितनी मात्रा हो, दोनों के संयोग से जो उत्पादन आएगी वह उस रेखा पर जितनी बिंदुएं होगी सब पर समान मात्रा में आएगी। तो यहां पर बताइए, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, और इसमें भी 100, यहां भी 100, यहां, ऐसा संभव ही नहीं। एक आगे एक पीछे, तो संभव नहीं है। ये कैसे संभव है? दो रेखा खींच दीजिए, कहिए दोनों बराबर है, बराबर कैसे हो सकता है? लंबाई में बराबर हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच जो चौड़ाई है, गैप, वो तो रहेगा ही। इसमें यहां इतना अंतर, इसमें इतना अंतर। तो दिस इज द वेग कंक्लूजन। ये यहां से देखिए इतना है, ये देखिए यहां से इतना है, फिर देखिए ये यहां से इतना है, और फिर देखिए यहां से कितना ये कंक्लूजन निकल रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। और आप एक और कहते हैं कि दोनों आपस में बराबर भी है, यहां डिफरेंस, यहां डिफरेंस, वहां डिफरेंस, बराबर कैसे फिर हो सकता है? तो दिस इज द वेग कंक्लूजन, and it cannot be said that the two isoquants will never intersect each other. दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी और ना ही काटेगी। क्लियर हो गया? चौथा लिखिए, बेसिक जो बता देते हैं। अपर IQ प्रोवाइड्स हाई क्वांटिटी, हाई आउटपुट कर दीजिए, एंड लोअर प्रोवाइड्स लो क्वांटिटी, लो आउटपुट। क्लियर? कहता है कि ऊंची जो ऊपर का रेखा है IQ आइसोक्वांट्स, वह ज्यादा मात्रा में उत्पादन देगा, और नीचे का आइसोक्वांट्स कम मात्रा में उत्पादन देगा। अर्थात ऊपर ज्यादा बताएगा और नीचे कम बताएगा। ये इसका फीचर है, तो इसको भी देख लीजिए आप। एक IQ आपके पास ये हो गया आइसोक्वांट्स, आइसोक्वांट इज द 1 एंड देयर आफ्टर द आइसोक्वांट 2। तो आप बताइए कि आप यहां आपने लेबर लगा दिया और आपने यहां कैपिटल लगा दिया। आपका मान लेते हैं इस बिंदु पर आपका उत्पादन इतना हुआ, आपका X1 यहां हुआ और Y1 ये हुआ। क्लियर? तो X1 प्लस Y1 इक्वल्स टू 100 यूनिट। ठीक है, पहला कंडीशन है जो आपको ई बिंदु पर मिल रहा है। अर्थात ये ऑप्टिमिलिटी को बता रहा है कि अगर आप इतना उत्पादन करते हैं, इतना लेबर, इतना कैपिटल, तो आपको 100 यूनिट के बराबर IQ 1 पर मिलता है। ठीक है, IQ 1 पर आपको मिलता है ये 100। तो स्वाभाविक है कि ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल लगाइएगा तो उत्पादन घटेगा कि बढ़ेगा? स्वाभाविक है, बढ़ जाएगा। तो लेबर को बढ़ा के आप इतना कर दिए, कैपिटल को बढ़ा के इतना कर दिए, आप Y2 कर दिए और X2 कर दिए F बिंदु पर। तो F बिंदु पर क्या कंडीशन आया? आपका आया X2 प्लस Y2 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा? 200 की हो जाएगा IQ 2 पर। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय हम कम लेबर, कम पूंजी का, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे, तो 100 मिला। जब लेबर की संख्या बढ़ा दिए और कैपिटल भी ज्यादा लगा दिए तो उत्पादन तो ऑब्वियसली है बढ़ेगा। तो जब उत्पादन बढ़ा तो कहां आ गया? IQ 2 पर आ गया। तो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? IQ 1 प्रोवाइड्स द लेजर प्रोडक्शन, मतलब कम उत्पादन देता है इन कंपैरिजन विद द अपर IQ 2, but IQ 2 provides the 200 quantity with the help of more labor and more capital. ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल के साथ। ये चौथा फीचर निकल के आ गया इसका, क्या कि उच्च सम उत्पाद रेखा अधिक मात्रा उत्पादन को प्रदर्शित करती है, और नीचे की रेखा है, नीचे की सम उत्पाद रेखा है, कम मात्रा को प्रदर्शित। क्लियर होगा? तो ये इसका फीचर्स है। ठीक है ना? इस फीचर के सहायता से आइसोक्वांट्स क्या करता है? वेव करता है, चलता है, प्रोडक्शन में कॉपरेशन करता है। यहाँ किन्हीं को दिक्कत? एक और फीचर है इसका, मिटा देना। दूसरा क्या है? आइसोकॉस्ट लाइन है। दूसरा आइसोकॉस्ट लाइन
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन तो इसमें ना होता है, ये थोड़ी टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो सिंपल सा दिख रहा है कि आप ज्यादा लेबर लगाइएगा, ज्यादा पूंजी निवेश कीजिएगा, ज्यादा उत्पादन कीजिएगा। और टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन तो वहां होता है जब एक ही रेखा पर आप घड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो वो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS कहलाता है। वो भी समझा रहे हैं वहां है, ये वाला मिटा दे। अब आपका क्या है, आइसो कॉस्ट लाइन, वो बढ़िया से समझिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बीपीएससी में पूछेगा इसको। ये शब्द से ही क्लियर है, क्या है, सम मने बराबर, लागत मने कॉस्ट लगना, जो इनपुट है, और रेखा मतलब लाइन, यानी वह रेखा जिसमें समान लागत को प्रदर्शित किया गया हो। किसका लागत, लेबर का और कैपिटल का। अर्थात आप जो वेज लेबर को देते हैं और जो कैपिटल यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करते हैं, जो अमाउंट ऑफ जो कैपिटल का आप पे करते हैं, तो इसका जो लागत आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल एक रेखा पर अगर प्रदर्शित करेगा तो वह समान बताएगा, बिल्कुल इक्वल बताएगा एक साथ। इसको डायग्राम से देख लें तब समझ में आ जाएगा जल्दी से आपको, आसानी से। अब मान लेते हैं इसको बजट कॉन्स्ट्रेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बजट लाइन भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हर तरह से किताब आती है, मेरा तो सारा किताब पढ़ा हुआ है, इसलिए कहीं कहीं मिलेगा, कई सारे आप बता नहीं किए थे, कोई नया बात आ गया, तो जो आता है, जो जिसको जिसे बुझाता है लिखता है। तो ये आपका एक बजट लाइन है, ठीक है। आप मान लेते हैं कि आप उत्पादन कर रहे हैं, जैसे ए कर रहे हैं और बी कर रहे हैं, तो ओ एक्स पर हमने लिया लेबर को, जिसको हमने एल से डिनोट किया, और ओ वाई पर हमने लिया कैपिटल को, जिसको हमने के से डिनोट किया, ठीक है। तो लेबर को क्या देते हैं हम, डब्ल्यू, और कैपिटल को क्या देते हैं, आर स्मॉल आर, अभी जस्ट बताए थे आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो जो कॉस्ट की बात आती है, वो कॉस्ट क्या है, आर है, वो कॉस्ट क्या है, डब्ल्यू है, और यही ना आपका कॉस्ट लगा, आप ले लिए तो कुछ दिए तो उसको, तो जो भी लागत लगा वह क्या उसको प्रदर्शित किया जाएगा ना, उसको प्रदर्शित किया जाएगा आइसो कॉस्ट लाइन से, आइसो कॉस्ट लाइन से। अब इसको अगर एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि आपका लेबर का जो मार्केट में रेट है वह है आपको 20 रुपए, ठीक है, ठीक है, और कैपिटल का जो आपका रेट है मार्केट में, मान लेते हैं उसको 10 रुपए, एक बात कर 10% के दर से सूद मिल रहा है आपको, एक मान लीजिए। तो ये दोनों का जो संयोग आप बनाएंगे कि कितना लेबर और कितना कैपिटल, तभी तो उत्पादन कार्य हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि भाई अगर लेबर महंगा है तो कम लेबर लगाओ, कैपिटल सस्ता है तो पूंजी ज्यादा लगा दो, मशीन लगा दो लेबर के बदले। तो ये जो एडजस्टमेंट आप करेंगे वो एक रेखा पर आएगा ना, किसी एक लाइन पर आएगा, कितना लेबर कितना कैपिटल कितना लेबर, ये जो आप एडजस्टमेंट करेंगे वह एक रेखा में प्रदर्शित की जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। अब आप इस रेखा के अंदर जो भी बात होगी क्या होगा, अंडर की बजट होगा। आपके पॉकेट में 1000 रुपया है और आप बाजार गए खरीदने के लिए, तो आप 2000 का सामान खरीद सकते हैं क्या, कितना खरीदेंगे, 1000। तो बजट कॉन्स्टेंट हो गया, एक बजट की सीमा हो गई। उसी तरह से एक प्रोड्यूसर के अपना एक बजट होता है, और उस बजट के सीमा के अंतर्गत ही क्या करेगा, उत्पादन करेगा, दैट इज कॉल्ड द बजट कॉन्स्टेंट। बियॉन्ड द बजट, अंडर द बजट नहीं करेगा कभी भी। अगर आप 800 रुपए खर्च करके आ गए बाजार से, पिताजी कहा कि भाई 1000 दिए थे, तुम 800 रुपए का सामान लाए, 200 का है, तो बचत हो गया, खा गया, तो नहीं। ये कहता है कि आपको सारे बजट इन्वेस्ट करनी है, तब तो आउटपुट पता चलेगा। अब हर आदमी बचाता चला गया तो फिर क्या होगा, उसका रियल आउटपुट सामने नहीं आ पाएगा। तो दैट लाइन we show the combination of the capital and the labor, and that will be provided with the help of rate of interest and the wage for the labor, and that denotes in the line that line is called the iso cost line, equal line बताता है। अब आप देख लीजिए, आप यहां पर क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा मान ले अगर आप करते हैं उत्पादन कार्य में, तो मैक्सिमम लेबर कितना लगा सकते हैं आप, वो भी लगा सकते हैं, और मैक्सिमम कैपिटल कितना लगा सकते हैं, वो ही लगा सकते हैं। तो लेकिन अब आप इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्या करेगा, ये बताता है कि जो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे वह उसका रेशियो निकालेंगे, अर्थात OA बाय OB, ठीक है, निकालेंगे आप। मान लेते हैं अगर आप OA लगा दिए आप, तो पूरा का पूरा पैसा कहां खर्च कर दिए, कैपिटल पे कर दिए, और पूरा का पूरा पैसा लेबर पे कर दिए, क्या उत्पादन होगा क्या, अरे खाली लेबर जमा कर लीजिए तो क्या होगा, आपको होगा ही नहीं।
अब पूरा खाली मशीन लाके भर दीजिए, लेबर है ही नहीं चलाने वाला तो नहीं हो। अब आप क्या करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दोनों को एडजस्ट करेंगे कि कितना लेबर और कितना कैपिटल हम जोड़ेंगे, तब वहां ऑप्टिमिलिटी जो आएगी वहां पर हम प्रोडक्शन कार्य करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो आप एडजस्टमेंट करेंगे तो OA अपॉन AB करेंगे तो आपका निकल के आ जाता है, अगर आपका निकलता है यहाँ पर K निकल के आ जाता है, ये R निकल के आ जाता है, अर्थात ये हो जाएगा आपको R बाय W और यह हो जाएगा W बाय R। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सबसे आप लेबर को छोड़कर आप जो है कैपिटल को छोड़ के आपने इन्वेस्ट कर दिया लेबर पर, और यहां क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आप इन्वेस्ट कर दिए टोटल का टोटल कैपिटल पर आप कर दिए। अब अगर मान लेते हैं कि आप लेबर है, ठीक है, तो अगर 20 है, 20 रुपए के दर से लेबर है, आप 10 रुपए दर से आपका कैपिटल है, तो आप जो बजट अगर निकालते हैं, मान लेते हैं हम एक बजट निकाल रहे हैं कि आपके पास बजट लाइन जो है BL या बजट कांस्टेंट जो है वह 100 रुपए के बराबर है। एक एग्जाम्पल ले रहे भाई, 100 रुपए में उत्पादन होता नहीं, बट एक एग्जाम्पल, इट इज द गिविंग, छोटा डाटा लेते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। तो अब आप बताइए कि 100 रुपए आपके पास है और 20 रुपए प्रति लेबर चार्ज है, तो कितना लेबर लेंगे आप? तो नंबर ऑफ लेबर जो आप लेंगे 100/20 यानी कि 5, मैक्सिमम 5 लेबर आप रख सकते हैं उस पैसे में, उस बजट में। और अगर कैपिटल लगाते हैं तो 100/10 इक्वल्स टू 10 आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन आपको इसी दोनों में एडजस्ट करनी है। एडजस्ट क्या करनी है, अब आप देख लीजिए, आपने इतना ले लिया और आपने इतना ले लिया, आपने ले लिया Y1 ले लिया, आपने क्या ले लिया, कैपिटल ले लिया, और X1 आपने ले लिया, लेबर ले लिया। तो यहां पर आपकी जो लागत आएगी वो आ जाएगी 100 रुपए के बराबर आएगी, ठीक है, 100 रुपए के बराबर आएगी। फिर आपने इतना ले लिया और आप लेबर बढ़ा दिए और कैपिटल को घटा दिए, तो यहां भी लागत क्या आएगी, 100 रुपए ही आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु बजट लाइन पर है और ये बजट ही बता रहा है कि 100 रुपए के बराबर, बजट ही बता रहा है कि 100 रुपए के बराबर, ठीक है ना। तो अगर इसको आप X1 लेते हैं, X1 और Y2 लेते हैं तो भी 100 रुपए पड़ेगा, या X2 Y2 लेते हैं, इसको घटाकर इसको बढ़ाकर तो भी 100 रुपए पड़ेगा। अर्थात ये जो दोनों बिंदु है आपका C और D, या A C D या B, किसी बिंदु पर आप लीजिएगा, कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। इसीलिए बजट कांस्टेंट को बताता है, बजट को बताता है। और चूंकि सम क्या है, लागत है, यानी लागत क्या है, बराबर है, चाहे आप लेबर की संख्या बढ़ा दो या कैपिटल की संख्या बढ़ा दो, कैपिटल की संख्या घटा दो या लेबर की संख्या बढ़ा दो, हर हाल में क्या आएगा, हर हाल में दोनों बराबर आएगा, 100 का 100 ही खर्च होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सम लागत रेखा। अब किस पे लागत आप खर्च किए, W पे किए। ये क्या था, ये 5 रुपए W था और ये 10 रुपए R था, यही ना है। अब इसमें आप अपना एडजस्ट कर लीजिए, आप देखिएगा, मान लेते हैं अब आप X1 निकालिएगा तो निकल जाएगा आपका, निकालना जानते हैं ना इक्वेशन, निकालिए। पहला ये देखिए, सी बिंदु पर क्या है, सी पर क्या है, सी पर है आपका y प्लस X1 बराबर 100 है, ठीक है। तो y किसको डिनोट कर रहे हैं, मान लेते हैं y किसको बोल रहे हैं आप, y क्या बोल रहे हैं, r को, r को बोल रहा है ना, y बराबर y है, ये बराबर x है। तो बनाइए, फॉर्मूला बनाइए, क्या आ जाएगा y1, y जो माने हैं आप मान लेते कितना माने हैं, y कितना है आपका, नहीं दिखाई दे रहा, ये 10 रुपए है और ये 20 रुपए है, ठीक है। तो 10y1 प्लस 20x1 इक्वल टू 100, यही क्वेश्चन बन के निकलेगा, इसका आएगा। इधर नहीं दिख रहा, यहां तक नहीं दिख रहा है। हाँ, हम मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं रहे, हम मैथमेटिक्स का बता रहे हैं कि किसे इक्वल आएगा, ये समझ गया ना। अगर पढ़ाना होगा तो इसमें से आ जाएगा, इसमें हम 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 5 कर देते हैं, आराम से मैथमेटिक्स निकल जाएगा। तो उसका मान बिठा दीजिएगा, निकल जाएगा। इतना नहीं बनाना है, इतना बनाना नहीं है अभी आपको, अलजेब्रा में नहीं जाना है। ये केवल ये समझाना है कि अगर मात्रा बढ़ाते हैं लेबर का और कैपिटल का घटाते हैं तो उसका जो कंसिक्वेंटली रिजल्ट आती है वह 100 ही आता है, जो उसका बजट लाइन है। इसी लाइन पर सब आके टिकेगा, ये इसी पर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इक्वलिटी अर्थात यह रेखा यह बताती है कि आप जितना लेबर बढ़ाना है बढ़ा लो, उसके कॉम्पिटिटिवली कैपिटल को घटाना पड़ेगा। जितना कैपिटल बढ़ाना है बढ़ा लो, उसे कॉम्पिटिटिवली लेबर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बजट लाइन पर उत्पादन करना है।
इसीलिए इसको सम लागत रेखा है ना, आइसो कॉस्ट लाइन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब समय नहीं है, बहुत पढ़ाना है तो यहाँ पर बता ही देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप देख ले लीजिए क्या फर्क पड़ता है। लीजिए देखिए, निकालिए। तो आप लोग का अपना दिमाग होनी चाहिए। जब सब रेट हम वहां निकाल दिए आपको, तो क्यों नहीं निकल सकता है? मान लिया यहाँ 2 दे दिए, 4 दे दिए, ठीक है, यहाँ 2 दे दिए, 4 दे दिए, एक मान लेते हैं, ठीक है, तो निकाल लीजिए आप। अब मान लीजिए 2x है, 4x है, 2y है, 4y है, तो आप निकालिए। पहला फॉर्मूला में क्या आएगा देख लीजिए। फर्स्ट में क्या है, 4y प्लस 2x, या 2x प्लस 4y कर दीजिए। 2x प्लस 4y बराबर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। यही बजट है आपका। अरे बजट लाइन यही है ना। अब आप बताइए x का रेट क्या है? x का रेट कितना आ रखे हम लोग निकाले? WX बराबर 5 है, 5 है, प्लस y का रेट कितना है? y का रेट कितना निकाले? यानी कि r बराबर 10 निकाले, बराबर 100, यही है ना। तो कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। और ये प्लस कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, अर्थात 50 का रेशियो दे रहा है इस रेशियो पर, ठीक है, ठीक है ना। तो क्यों दे रहा है? देखिए, क्योंकि आप क्या किए यहाँ पर, आपने लेबर को कम किया और कैपिटल को बढ़ाया। दूसरा रेशियो देखिए, दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा निकालिए। दूसरा है 4x प्लस 2y, ये 100 आपको बजट खर्च करनी है। तो 4x का मान कितना लिए हैं आप? 10 है, तो 10 है ना। x का मान 5 है, 5 लिया, y का मान 10 लिए, ठीक है। तो देखिए कितना है, ये 20 है ना, अब प्लस 20 है, कितना आ गया? 40 आ गया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप देखिए 50 आप ले रहे थे फर्स्ट टर्म में, और दूसरा में आप ले रहा है 40, आपका 40 आ रहा है, अर्थात ये रेशियो प्रोपोर्शनल घट रहा है ना। ये शो कर रहा है ना, एक में आपने घटाया और एक में आपने बढ़ाया। तो ये दोनों का जो अंतर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका डिक्रीजिंग में आ रहा है, यहां से लेके यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। लेकिन हर हाल में आप 100 में बजट में रह रहे हैं, हर हाल में 100 में बजट में रह रहे हैं। तो ये डिनोट करता है कि आपका कभी भी बजट से बाहर नहीं जा सकते। अगर बजट से बाहर जाएंगे तो फिर आपका या तो x की लागत बढ़ जाएगी या y की लागत बढ़ जाएगी। समझ रहा है ना? यही चीज ये शो करता है। इसलिए डिफाइन निकाले अर्थशास्त्री ने कि अगर कोई बिंदु लीजिएगा, अब आप देखिए एक बड़ा बिंदु भी ले सकते हैं, यहां से ले लीजिए। अगर मान लेते हैं कि x बढ़ गया, यहां चला गया, तो ये क्या होगा? ये इतना बढ़ जाएगा। अगर y बढ़ा, तो अगर x बढ़ गया तो x जब बढ़ जाएगा इतना, तो फिर देखिए ये एरिया चला गया, बढ़ा ना। तो कहता है कि एक उत्पादक हमेशा वो बजट लाइन पर ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बजट लाइन पर ही कांस्टेंट रहेगा, ताकि उसको सम कॉस्ट लाइन मिलता रहे। क्योंकि आप कभी भी अपने मन से ज्यादा लेबर नहीं लगा सकते हैं, कहीं ज्यादा कैपिटल नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे तो उत्पादन वेरी कर जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन आपकी भागती जाएगी, और अल्टीमेटली फिर आप जब मान लो 0 पे आ जाते हैं तो उत्पादन बंद हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि सारी बिंदु जो भी A B C D जो भी आएगा वह आएगा बजट कॉस्ट लाइन पर ही आएगा। चलिए, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें होती है। एक बात और समझिए, इसी को थोड़ा देखिए, बेसिक है। कोई भी थ्योरी पढ़ाने के पहले अगर बेसिक नहीं पकड़ पाइएगा ना, तो पूरा थ्योरी नहीं समझ में आता है, फिर दिमाग से ऊपर से निकल जाता है। हम लोग देखे हुए एक्सपेरिमेंट करके बच्चों के साथ। अब दिक्कत होता है कि बहुत मैथ वाले हैं, अकाउंट वाले हैं, कोई बच्चे ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़े नहीं है, चलते फिरते कुत्ते पीजी कर लिए हैं, आधा ले आधा छोड़े, आधा खाए आधा पचाए, तो फिर वो एक बड़ी फिगर नहीं बना पाती है। और कमीशन हमेशा परफेक्शन को रिक्वायरमेंट करता है, परफेक्ट पर्सनैलिटी से हो, परफेक्ट नॉलेज से हो, परफेक्ट उसका राइटिंग हो, परफेक्ट उसकी थॉट हो, यानी हर चीज परफेक्शन होनी चाहिए, और तब जाकर वह सिलेक्शन में अपने अपने वो रैंक में करी में बना पाता है वो। और ये चीज धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली आ जाता है आपके पास। तो जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं और बेसिक हमारा जब कमजोर होगा, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होता है, आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, आइसो क्वांट्स क्या है, किस स्थिति में घटता है, क्या बढ़ता है, घटने बढ़ने की दर क्या होती है। तो ये सारी समस्या है। आइसो क्वांट्स का फीचर्स क्या क्या होता है, किस तरह का आइसो क्वांट बनेगा, तो फिर वहां भी समस्या आपको खड़ी हो जाए, कहाँ से आ गया ये। तो दिस इज द रीजन, है ना, आपका होता है नहीं समझने के लिए, तो आपका वो करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो इनपुट का जो फैक्टर लिया था, वो 2 फैक्टर लिया था, ठीक है, 2 फैक्टर था हमारे पास। एक फैक्टर था हमारा, क्या था, एक फैक्टर क्या था, लेबर अर्थात L, और दूसरा फैक्टर क्या था, कैपिटल अर्थात K,
इसको क्या देते हैं हम लोग, W देते हैं, और इसको हम लोग R देते हैं। यहां तक क्लियर था आपका। लेकिन क्या बाजार में हमेशा एक समान स्थिति रहती है क्या? कभी लेबर सस्ता होता है, कभी कैपिटल महंगा होता है, कभी कैपिटल सस्ता होता है तो कभी लेबर महंगा होता है। तो एक प्रोड्यूसर के सामने हमेशा यह समस्या बनी रहती है कि बाजार के रेट के हिसाब से, बाजार की दर के हिसाब से ही वो अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता और घटाता है। अगर बहुत लेबर महंगा हो गया तो प्रोडक्शन कहेगा कि नहीं छोड़ो, लेबर का प्रोडक्शन कम करते हैं, मशीन का प्रोडक्शन ज्यादा करवा देते हैं। और अगर मशीन काफी महंगा हो गया तो चलो भाई छोड़ो, मशीन हटाते, लेबर को ही लगाते, लेबर सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना। आज चाइना का जो प्रोडक्ट सस्ता होता है उसके पीछे कारण यह भी एक कारण है कि वहां जो लेबर का जो रेट है वह काफी सस्ता है, बहुत कम रेट है वो। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की, चाइना की जनसंख्या बहुत ज्यादा, सस्ते लेबर मिल जाते हैं। कॉम्पिटिवली भारत में भी लेबर सस्ता है अमेरिका के तुलना में। क्यों? क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्टिक कंट्री है, वहां कैपिटल सस्ता है और लेबर महंगा है। हमारे यहाँ कैपिटल महंगा है और लेबर सस्ता है। तो हम लोग लेबर इंटेंसिव वर्क को प्रोडक्शन करते हैं और वहां पर कैपिटल इंटेंसिव करता है। तो अगर बाजार में स्थिति हो गई, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है, पीएल हमारा प्राइस लाइन या बजट लाइन है, किसका? WR का, ठीक है। अब लगातार दोनों बढ़ गया, कौन बढ़ गया? ये जो है ये कैपिटल भी बढ़ गया, इसका रेट अर्थात इसका क्या R बढ़ गया, और इसका जो है लेबर बढ़ गया अर्थात W बढ़ गया, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? जब बढ़ेगा तो दोनों का बजट लाइन भी तो बढ़ जाएगा ना। मान लो पहले 5 लेबर और 5 कैपिटल आप यूज कर रहे थे तो 100 रुपए आपका खर्च हो रहा था। अब आप उसको 8 लेबर 8 कैपिटल यूज कर रहे हैं तो 100 रुपए होगा। अभी जब समझाया कि नहीं होगा, जैसे ही होगा बढ़ जाएगा, अभी जब समझाए। तो इसमें आप जैसे ही होगा तो अगर दोनों का रेट बढ़ता है तो दोनों का चेंज फॉरवर्ड हो जाएगा, इस ओर चला जाएगा, अर्थात ये PL1 से PL2 की ओर चला जाएगा, ठीक है, L2 से P1 और L1 में चला जाएगा, ठीक है। और अगर रेट घटता है तो नीचे आ जाएगा, ये रेट घटने पर आ जाएगा, अर्थात इसका नाम हो जाएगा P2 और ठीक है। तो बजट रेखा जब बदलती है, बजट रेखा जब चेंज होता है किसी प्रोड्यूसर का, तो अगर रेट हाई होगा तो अपर, और अगर शिफ्ट करेगा, और अगर लो होगा तो डाउनवर्ड या नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, अलग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ द बजट लाइन कहलाता है, इसको बजट लाइन चेंजिंग कहा जाता है। कब? जब बजट का क्या लिमिट बढ़ जाए। और बढ़ने का कारण क्या होगा? उसका लेबर और कैपिटल दोनों महंगा हो जाना। और जब दोनों सस्ता होता है तो फिर वो नीचे की ओर आ जाएगा, तो लागत उसकी कम पड़ेगी। तो यही बताता है, ये शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन बताता है, लेबर सस्ता दोनों महंगा होने, ठीक है। अब अगर दूसरी बात हो जाए तो क्या होगा? आप तो कहेंगे सर दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ घट रहा है, लेकिन अगर लेबर महंगा हो जाए और कैपिटल वहीं का वहीं रहे तब क्या होगा? वही तो पूछ रहे हैं आपसे, तब क्या होगा? इसको भी तो समझना ना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं कि ये आपका पहले से बजट लाइन है, ठीक है, पीएल रेखा। आप यहाँ पर लेबर डिमांड कर रहे हैं, यहाँ कैपिटल डिमांड कर रहे हैं, दोनों का रेट जो है अभी कांस्टेंट है, लेकिन लेबर जो है सस्ता हो गया, ठीक है। तो जब लेबर सस्ता होगा तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? लेबर घटाएगा कि बढ़ा देगा? बढ़ा देगा। तो बढ़ाने का मतलब किधर जाएगा? एक्स के आगे की ओर जाएगा, पीछे आएगा, आगे की ओर जाएगा, अर्थात यहां से पाइवोट चेंज हो जाएगा, L1। जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसका डिमांड क्या करते हैं आप लोग? बढ़ा देते हैं, उसकी रेखा जो है बढ़ जाती है। अर्थात पहले एक प्रोड्यूसर OL मात्रा का लेबर डिमांड कर रहा था, जैसे ही लेबर सस्ता हुआ तो वो क्या हुआ? और ज्यादा लेबर OL1 लेबर को डिमांड कर रहा है। और लेबर अगर महंगा हो गया तो किधर? उधर चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलता है दिस इज द पाइवोट चेंज। ये पाइवोट चेंजिंग होता है, झूला की तरह आगे पीछे होता है। सस्ता होने पर मांग मात्रा बढ़ जाएगी और महंगा होने पर मांग मात्रा घट जाएगी। अभी तो आज ही कर रहे हैं, लेकिन आगे फंसिएगा इसमें। आपको इस चीज को याद रखिएगा, जब वहां पर सस्ता होगा, जब फिक्सेशन ऑफ द वेज प्राइस होगा, तब वहां लगेगी फिर कैसे हो गया इधर, ये पैरेलल कैसे खींचा गया रेखा। इसलिए मैं आप बेसिक बता रहा हूं कि कैसे आगे पीछे होता है, ठीक है। अब अगर इसको ले लेते हैं कैपिटल को, कैपिटल अगर महंगा हो गया तब क्या होगा?
कैपिटल अगर महंगा मान कैपिटल सस्ता ही मान लेते हैं, पहले सस्ता हो गया, क्या होगा? लेबर का जो कैपिटल सस्ता हुआ तो उसकी मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? मात्रा बढ़ जाएगी। अर्थात पहले ओपी मात्रा कर रहा था वो, अब क्या करेगा? ओपी 1 करेगा और इसको जो है यहां से, अरे भाई इसी में लेना है, ठीक है। और अगर ये महंगा हो गया तो ये P3 हो जाएगा और यहां से एक बिंदु स्थिर रहेगा, अर्थात लेबर स्थिर है, कैपिटल में उतार चढ़ाव हो रहा है, समझ रहा है ना? कैपिटल में उतार, हालांकि अलग चित्र आप बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर चेंज नीचे होता है। बस ध्यान यहाँ क्या रखना है, मुझे बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपको जो चेंजिंग होता है उस पर खाली ध्यान रखना, क्योंकि ये सिचुएशन आपको पूछा जा सकता है, तब आप उसमें चेंज कहाँ करेंगे। कभी कभी गलती से लोग जब लेबर सस्ता होता है तो और उसको क्या करते हैं, सस्ता का मतलब सर घटना ना चाहिए, नहीं, लेबर का रेट सस्ता हुआ है और संख्या लेबर की क्या हो जाएगी? यहाँ WR का खेल हो रहा है, लेकिन लेबर का खेल नहीं हो रहा है, WR का हो रहा है। Whenever the W decreases, the labor quantity increases. जब W जो है ये W डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ लेबर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जब R डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक उल्टा कर दीजिए इसको। और जब W इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ लेबर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और R इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेगा। बस यही चीज समझाना था आपको, इतना देर से वही पकड़े हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मिटा है? डबल मोबाइल लगे तो इधर आ जाइए, चेंज कर लीजिए, वहां से दिक्कत तो मोबाइल तो रहेगा ही, आपको अपना स्थान बदलना है झूला की तरह। ये तो स्थिर रहेगा, हम भी यहाँ स्थिर रहेंगे, बोर्ड भी स्थिर रहेगा, आप अपना स्थान बदल लीजिए, बढ़े आगे। ये जितनी बात बोल रहे हैं, जो तेज बच्चे हैं वो तो अपने आप लिख लीजिएगा, एक एक लाइन दो लाइन करके। जिनका दिमाग बहुत तेज है तो दिमाग में ही लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि वहां पर जब भी पूछा जाएगा तो फिर समझ आ जाना चाहिए आपको कि आपका हो क्या रहा। अरे भाई उसको आप इसको 2 चित्र बनाओ ना, कोई जरूरी है कि एक ही पजामा है दोनों भाई पहन के जाओ बार बार, ऐसा थोड़ी होता है। आप यहाँ पर आपने पाला पूर्व में आपका ये था और आपका लेबर क्या हो गया, कैपिटल क्या हो गया, आपका सस्ता हो गया, तो मांग इसकी बढ़ जाएगी, अर्थात यहाँ से रेखा ये इधर चला जाएगा। अब अगर घट गया, बढ़ गया दाम तो इसकी यहाँ आ जाएगी, तो अर्थात यही तो है। चले लीजिए C1 C और C2, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, यहाँ लेबर है, ये फिक्स है, इतना ओ है, इस तरह से चलता है, ये बढ़ने पर है और ये घटने पर है, चेंज हो रहा है, ठीक है। याद रखना है W और R याद रखना है, रेट ऑफ वेज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों पर खेल होता है। चलिए सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये बताता है MPL कि जब एक लेबर को लगाया जाता है तो वह एक निश्चित समय में कितना उत्पादन दे पाता है ना, उसको MPL बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अर्थात उसकी क्षमता है कि 8 घंटे में इतना काम करेगा, 10 घंटे में इतना काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द MPL, ठीक है। और एक कैपिटल का एक आउटपुट इंटेंसिटी होता है, दैट इज कॉल्ड द MPK, उसको MPK मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। LK हो गया क्या, या PL हो गया प्राइस ऑफ लेबर यानी कि W हो गया, और PK हो गया प्राइस ऑफ कैपिटल यानी कि R हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आइए उपभोक्ता का संतुलन, जहां हम पढ़ाना था वहां से शुरू किए, अब हम पहुंचे यहाँ, इतनी यात्रा हमको करनी पड़ी, समझ गया ना, आप लोगों को केवल समझाने के लिए। उत्पादक संतुलन, इसकी 2 शर्तें होती हैं, 2 कंडीशंस होता है। पहला होता है द स्लोप ऑफ IQ एंड, या इसे एंड मत लिखिए, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, आई कॉस्ट पूरा लिख दें। अर्थात MRTS LK बराबर चेंज ऑफ लेबर, चेंज ऑफ कैपिटल, चेंज ऑफ लेबर, MPL बाय MPK इक्वल्स टू PL बाय PK इक्वल्स टू W बाय R। अब दिमाग उड़ेगा ना, इतनी बात पढ़ाए थे यहाँ के सब एक जगह जमा हो गया। क्या विषय क्लियर हो रहा है ना? इसीलिए बच्चा की तरह सीढ़ी सीढ़ी चढ़ा रहे थे, पकड़ पकड़ के कि चढ़ो, अब इसको साबित करना है। दूसरा है IQ मस्ट बी
कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। कहता है आईक्यू अभी तुरंत बढ़ा है, कॉन्वेक्स होता है, ऑरिजिन का शून्य के प्रति कन्वेक्स होना। ये दोनों शर्त जहां पूरा करेगा वहां प्रोड्यूसर का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको और करके भी लिखा गया है, आप लोग भी लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिख दे क्या। अच्छा इसको जो है ना इसमें सिंपल ही रखिए, MRTSE तो LK को बताता है ना, इसको ऐसा कीजिए, इसी तरह रखिए, L/K रख दीजिए, ताकि कि फिर डिफिनेशन हमको उल्टा दिखाई, दोनों तरफ से होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ LL ले रहा है ना, आपको सिंपल रहेगा, LL ले लीजिए, दोनों होता है, लेकिन अब ये एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। हम आपको सिंपल कर दिए ताकि यहाँ L यहाँ L यहाँ L आपको याद रहेगा, K याद रहेगा, ठीक है, सिंपल कर दिए। जब उल्टा लिखेगा तो माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, और जब आप रिवर्स लिखेगा तो फिर माइनस लिखा जाता है। चलिए, द स्लोप ऑफ IQ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। IQ और आइसोकॉस्ट लाइन का स्लोप दोनों एक जगह इक्वल होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा बिंदु पर मिल जाए कि वो समान संतुलन को प्राप्त कर ले, इक्वल होनी चाहिए, और उस बिंदु पर वह कॉन्वेक्स होनी चाहिए, कनकेव नहीं होनी चाहिए। ये दोनों साबित किया जाए तब जाके इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्या है, ये अभी हम जस्ट बताए थे आपको, द स्लोप ऑफ IQ बताए थे और रेखा बताए थे, दोनों को मिलाएंगे, देखेंगे कहां पर मिलता है और कहां इक्विलिब्रियम लेता है। तो इस तरह से आपका तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताए थे लेबर कैपिटल का आपको, उसके बाद उसका डेल्टा L और डेल्टा के, अर्थात कितना लेबर बदला कितना कैपिटल के बदले, दिस इज द डेल्टा L बाय डेल्टा के। क्लियर हो गया, बदल रहे थे ना, लेबर के बदले कैपिटल, कैपिटल बदले कर रहे थे चित्र में। कहता है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना है उसका, यानी कितना घंटा वो काम कर सकता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा। अब उसका जो काम करेगा उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ लेबर कितना होगा। तो अगर 1 घंटे का 10 रुपए है तो 10 घंटा किया तो 100 रुपए हो गया, तो PL बराबर 100 रुपए, जो बताए थे एग्जाम्पल से आपको वहां, और उसको कैपिटल बताए थे R बराबर 5 बताए थे, 10 बताए थे, तो वो निकल जाएगा। अब वो दोनों क्या कराएगा, वेज और रेट करता है, ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वहां पर हो जाता है। ये वही चीज है, यहाँ क्या कहता है कि जो X मतलब क्वांटिटी, यानी कितना उत्पादन किए, 100 के बराबर ले रहे थे, तो 100 को अगर हम डिवाइड कर दें लेबर से तो कुल लेबर की संख्या निकल जाएगी टोटल क्वांटिटी में। टोटल क्वांटिटी में अगर हम कैपिटल से डिवाइड कर दें तो कैपिटल का हमारा निकल जाएगा, MPL निकल जाएगा उससे। MPL निकालने का फॉर्मूला यही, और उस MPL को फिर हम, क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ ना। ये कुर्सियानी साहब का ओरिजिनल इक्वेशन है और बाकी किताब में ये सब दिया हुआ है, समझ गया ना। तो थोड़ा सा यूनिक लिखिएगा तो नंबर थोड़ा सा तो मिलेगा ही ना आपको, कोई भी चीज को थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना है, सुंदर ढंग से, है ना, बनाना है, करना है। अब यहां दूसरा कंडीशन क्या था, स्लोप ऑफ IQ क्या मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। अर्थात क्या हुआ, जो ढाल है किसका, IQ का, वह उन्नतोदर होगा, कहां, 0 बिंदु के आसपास। ऑरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। लिख लीजिए हिंदी में, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, है ना, होना चाहिए। ये कंडीशन है ना, चाहिए लगेगा इसमें। और ये कहा वो उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, इसलिए तो सबको लेबर, सब लेबर देखिए इक्वलिटी दिखाए ना, लेबर उल्टा कर दिए। हाँ, इसको भी सीधा कर दीजिए, नहीं तो हटा, माइनस मत दीजिए। अभी माइनस में इक्वल कैसे दिखाइएगा, इसको जो है ना लेबर दिखा दीजिए, इसको कैपिटल दिखा दीजिए, आप लोग इक्वल रखिए। माइनस तो होगा लेकिन इक्वल है ना, दिखा पाएगा फिर, इसलिए इक्वल रखिए ना, ताकि इक्वेशन आपको याद रहे। देखिए अब बता देते हैं, यहाँ भी L है, ये भी L है, ये भी L है, डिनोट कर रहा है, और उसके अपॉन हम K कर रहे हैं, ठीक है ना, Y कर रहे हैं, ये ध्यान रखे ना। माइनस भी दिखाना पड़े, ब्रैकेट में करके दिखाना होगा आपको, तो कहा है ऐसे। देखिए अभी प्रूव हो जाएगा, अभी जस्ट प्रूव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इसको डायग्राम से देखें। अब इसको देखिए हिंदी में समझा देते हैं, क्या कहता है। अर्थशास्त्री ने कहा कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में तब आता है जब उसका सम उत्पाद रेखा, ठीक है, और उसका जो है सम लागत रेखा, दोनों एक बिंदु पर स्पर्श कर देता है, और वह स्पर्श बिंदु संतुलन। लेकिन दूसरा शर्त यह है कि उस बिंदु पर, वह उस बिंदु जहां वह स्पर्श करता है, कौन, स्लोप ऑफ IQ एंड स्लोप ऑफ
आइसो कॉस्ट लाइन, उस बिंदु पर जो आईक्यू होगा वह कन्वेक्स होनी चाहिए ओरिजिन का, पहले ही नहीं टच कर जाएगा, नीचे ही नहीं करेगा, बल्कि एकदम जीरो के कॉन्वेक्स होनी चाहिए, अर्थात वहां पर जीरो और उसके बीच की दूरी सबसे न्यूनतम हो जाएगी, कम, और यह बिंदु उसका संतुलन बिंदु कहलाएगा। कहता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वह इस तरह से होगा कि अगर लेबर बढ़ा तो कैपिटल निश्चित रूप से घटेगा, और अगर कैपिटल बढ़ा तो लेबर निश्चित रूप से बढ़ेगा, दोनों साथ साथ न घट सकता है न साथ साथ बढ़ सकता है। अगर बढ़ा दोनों साथ साथ है, दोनों घटा तो अलग कॉस्ट लाइन बन जाएगा फिर वो, और अलग आईक्यू पर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर वहां पर संतुलन, फिर नया संतुलन होगा, वो पुरानी संतुलन नहीं, नई संतुलन हो जाएगी। क्योंकि बजट भी बढ़ा, उत्पादन का मात्रा भी बढ़ गया, तो संतुलन बिंदु भी क्या होगा, अगर मात्रा घटा, लेबर घटा, कैपिटल घटा, क्वांटिटी भी घटा, तो संतुलन बिंदु भी क्या होगा, घट के नीचे आ जाएगा। तो ये चेंजिंग होगा, यही इसी चीज को चेंज को बताया गया। बढ़े आगे, डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोग। अब देखिए, अभी आप पहले मैंने बताया था, दो कंडीशन बताया था इक्विलिब्रियम का। वहां आपको क्या बताया था कि संतुलन में एक उत्पादक के सामने हमेशा दो समस्या होती है। क्या होता है, पहला मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट और दूसरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटपुट, यानी कि कॉस्ट को कितना कम कर सकता है वह और उत्पादन को कितना बढ़ा सकता है। और दोनों अवस्था में क्या करेगा, संतुलन खोजेगा, वो हमेशा खोजेगा। जैसे नहीं आप कहते हैं कि सुनिए ना भाई साहब दुकानदार को, ऐसा सामान दिखाइए ना हमको जो सस्ता भी हो, टिकाऊ भी बोलते हैं ना हम लोग, थोड़ा चीप एंड बेस्ट में दिखा दीजिए। व्हाट इज चीप एंड बेस्ट, व्हाट इज योर मीनिंग चीप एंड बेस्ट। ये दोनों दो चीज है, चीप भी हो और बेस्ट भी हो। तो बेस्ट कब होगा, जब हाई कॉस्ट लगेगा, तो चीप नहीं हो सकता है, समझ रहा है ना। और अगर चीप होगा तो बेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि भैया चीप एंड बेस्ट दिखा दीजिए हमें। तो दुकानदार कहता है रुकिए, आपके लिए अलग से रखे हुए हैं, निकालते हैं आप ही के लिए, तो आप ही ऐसे कस्टमर भी हम रखे ही थे। वो क्या करेगा, सामान बहुत बढ़िया रहेगा, सुंदर रहेगा, चमकीला रहेगा, उसके बाद आपको दिखा देगा लाके, आपको पसंद हो जाएगा, और लास्ट में कहेगा सर इसमें जानते हैं ये रिडक्शन माल है। रिडक्शन है, पहले कहा नहीं बताया आप, इसमें थोड़ा सा छेद है कहीं पर, हम आप नहीं देख पाए, कंप्यूटर देख लेता है इसको, समझे ना। ये हम कंपनी लौटाने के लिए लगे थे, लेकिन आपको जैसा कस्टमर तो कोई आया नहीं आज तक, तो आप ही के लिए है सर, क्या थोड़ा सा छेद ही रहेगा तो चल जाएगा ना। आप बेस्ट खोज रहे हैं, चीप ही खोज रहे हैं, समझ रहे हैं बात। तो दिस इज द बिहेवियर इकोनॉमिस्ट है हम लोगों का, ये है ना। तो इन द सेम सिचुएशन बिफोर द प्रोड्यूसर, they want to be minimization of the cost, है ना, with the help of minimum labor, with the help of minimum capital, and they want to the maximum profit, maximum output, with the help of maximum output। ये चाहता है कि बहुत उत्पादन कर ले और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा, लेकिन लागत हमारा कम हो। या इतना बड़ा उत्पादन कर रहे हो, लेबर का भी तो चार्ज दो। लेकिन देखिएगा हर अक्सर लोग को देखिएगा, बड़े लोग हो या बड़े व्यापारी हो, बड़े दुकानदार हो, ऑलवेज देखिएगा अपने छोटे कर्मचारी को बहुत कम पैसा देता है, जबकि दैट इंप्लाइज द वेरी वाइटल फॉर हिज प्रोडक्शन प्रोसीड्योर, बहुत जरूरी होता है उसके लिए। अब आप बता दीजिए एक घर में हाउस मेड की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी जरूरत होती है। अगर वह नहीं गया तो मैम साहब और मैडम तो परेशान हो जाते हैं कि भाई आज तो हाउस मेड नहीं आई है, नाश्ता नहीं मिलेगा आपको। क्यों भाई, तो बर्तन साफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन उसका जब पगार की बात आएगी तो आपको 2000 देंगे, 3000 देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। एक छोटा सा दुकानदार में सेल्समैन है, सारा कवायद करता है, बेचने में वही करता है, वो तो सेठ जी बैठा रहते हैं अपना आराम से, पान बड़ा खा रहा है, बैठे हुए, कितने बिको कितने आए वो कर रहे हैं। लेकिन बेचारा वो सेल्समैन कहता है सर लीजिए ना, बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, महंगा भी है, टिकाऊ भी है सर, कम लागत है सर, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा सर, छाता लिए है तो ना धूप में यूज कीजिएगा ना बरसात में कीजिएगा, 15 साल चलेगा, चप्पल ले लीजिए सर, रखिएगा, यूज नहीं कीजिएगा, 20 साल चलेगा। बेचारा इतना कवायद करता है और उसके बाद 1-2 सामान को बेच देता है। तो व्हाट इज दिस, लेकिन उसकी फिर भी पगार कम होती है। तो दिस इज द सेम सिचुएशन बिफोर ए प्रोड्यूसर, दे वांट टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉस्ट, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट। तो एक कंडीशन में चित्र बनेगा एट द लिस्ट कॉस्ट और एक में बनेगा एट द मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आप देखेंगे एट द लिस्ट कॉस्ट एट गिवन आउटपुट, ठीक है, पहला कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन है।
दूसरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन हुआ, ये हो गया इसको बोलते हैं हम लोग, इसको दूसरा भाषा में कई पुस्तक में लिखा होगा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एट गिवन आउटपुट। ठीक है, अर्थात ये हुआ ना कि लागत को न्यूनतम दिए गए उत्पादन पर न्यूनतम लागत पर संतुलन, दिए गए उत्पादन मात्रा का न्यूनतम लागत पर संतुलन, या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एट द गिवन आउटपुट। जो उत्पादन मिला 100 क्विंटल है या 100 यूनिट है, उसमें कॉस्ट को कम करना, घटाना, कम करना, तो वो होता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का। ठीक है ना, तो कौन सा कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम? व्हाट टाइप्स ऑफ द कॉस्ट? लेबर एंड कैपिटल, इसकी इसी तो मिनिमाइजेशन करना है यहाँ पर। और दूसरा होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एट गिवन कॉस्ट, यानी लागत दिया हुआ है 1000 रुपए 2000 रुपए, अब उस पर उत्पादन को ज्यादा करना है। दोनों देख रहे हैं, कंट्राडिक्शन हो रही है, और दोनों कंडीशन पर इक्विलिब्रियम को आपको दिखा। तो पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन। ठीक है, ये दो डायग्राम इससे बनेगा, दोनों को समझ लीजिए, फिर लिखा देते हैं। क्लियर? तो लिस्ट कॉस्ट पर देखो, लिस्ट माने होता है कम, LEST मतलब मिनिमम, कम। ये आपका क्या है? ये भी बजट लाइन है, बजट कांस्टेंट है ना। ठीक है, अब कह रहा है कि लिस्ट कॉस्ट पर आपको देखना है, कॉस्ट कम से कम आ जाए। जब कॉस्ट कम से कम आएगा, ये कौन बताएगा? IQ बताएगा, आइसो क्वांट बताएगा वो है। तो मान लेते हैं कि आपके पास 3 तरह का कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, AB है, CD है, और आपका E है और F है। ठीक है, कॉस्ट है दिया हुआ आपका, 3 तरह का कॉस्ट है आपके पास, और आपके पास आइसो क्वांट दिया हुआ है, IQ1 दिया हुआ है। इसका मात्रा क्या है? 100Q है। यहां तक तो समझ गए, जो पढ़ा रहे थे बस वहीं तक पहुंचा दिया आपको। अब यही है कि सब मिला के बताएंगे कि जब पहले चावल दाल आलू सब दे रहे थे अलग अलग, अब एक बार एक थाली में सब सजा देना है ना। कह रहा है लिस्ट कॉस्ट, यानी लागत कम आनी चाहिए। कितना उत्पादन के लिए? 100Q उत्पादन के लिए, IQ की सहायता। तो आप देखिए, एक प्रोड्यूसर के सामने यहां पर लेबर है, जिसको L है, इसका वेज होता है। यहां कैपिटल है, इसका हम लोग K लिखते हैं, और इसका जो रिम्यूनरेशन होता है वो R होता है ना। तो आप देखिए क्या कर रहा है, इस पे आप देखिएगा, इस पे OD उत्पादन, OD लेबर लगा रहा है मैक्सिमम, और यहाँ OC कैपिटल लगा रहा है मैक्सिमम। इस पर OB लगा रहा है, इस पर OA लगा रहा है, इस पर OF लगा रहा है, इस पर EF लगा रहा है। 3 तरह का बजट लाइन किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास है, उत्पादक के सामने। उसका उद्देश्य क्या है? कम लागत पर ज्यादा उत्पादन करना। आप देखिए जो IQ है, ये पहली रेखा को यहां पर R पे काट रही है, और दूसरी को S पे काट रहा है। यहां E पे काट रहा है, और यहां काट ही नहीं रहा है। ठीक है, यहां काट ही नहीं रहा है, नहीं ना काट रहा है। अब जो है आप देखेंगे कि जब यहां ये काट रहा है इस बिंदु पर, तो इसका कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है Y, और यहां बन रहा है X। अच्छा, इसको कर दीजिए, इसको M कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, M कर दीजिए। आपका कंडीशन क्या था? इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था? पहला पढ़िए, द स्लोप ऑफ IQ एंड द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन मस्ट बी इक्वल। कहां पर इक्वल है? M पर इक्वल, यानी कि इसका जो स्लोप आया और इसका जो स्लोप आया वो इक्वल हो गया, M पर हुआ। दूसरा शर्त क्या था? कि IQ जो है मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है? 0, और यहां क्या देखिए कॉन्वेक्स है, मिनिमम है उसका दूरी। इसका मतलब है इस प्रोड्यूसर को M बिंदु पर क्या मिलेगा? संतुलन मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। अर्थात वह OX लेबर को लगाकर OY कैपिटल को इन्वेस्ट करके 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा, और कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। अगला बजट लाइन पर नहीं जाएगा, पीछे पर भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर दी बजट है ये। अगर यहां उत्पादन करेगा तो देखिए इतना ही उत्पादन हो पाएगा। ठीक है, अंडर दी बजट है। दूसरा चीज है कि IQ वहां टच भी नहीं कर रहा है इसको। जब टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उत्पादक के पास और मेहनत और श्रम और पूंजी बचा हुआ है, ताकि वह और उत्पादन कर सके। तो सारा इक्विपमेंट लगाना है ना, तभी तो मैक्सिमम उत्पादन हो पाएगा। यहाँ क्या कह रहा है? एट द लिस्ट कॉस्ट
एट गिवन आउटपुट, जो आउटपुट दिया हुआ है 100 उस पर उसको करना है मिनिमम। तो अब वह अपना बजट लाइन ईएफ को नहीं बनाकर क्या बनाएगा, एबी को बनाएगा। क्यों बनाएगा एबी को, क्योंकि एबी पर संतुलन की दोनों शर्तें पूर्ण हो रही है। क्या क्या पूर्ण हो रही है, खड़ा होकर बताइए, आप बैठिए, आप बताइए पीछे से क्या क्या पूर्ण हो रही है इसमें, आप बताइए ना, पीछे वाला कोई बताइए ना भाई, खड़ा डरते क्यों है, क्या पूर्ण हो रही है इसमें। हाँ कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलिए। स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ आईक्यू इक्वल है किस पर, आर बिंदु पर, एस बिंदु पर, एम पर इक्वल है, एम पर इक्वल है, ठीक है, पहला शर्त हो गया। और दूसरा ओरिजिन के क्या है, कॉन्वेक्स है, उन्नतोदर है। चलिए क्लियर है जी, क्लियर है। अब आप कराइए बजरंगी जी, ये बताइए कि आर एस पर भी तो टच कर रहा है, आर पर आईक्यू टच कर रहा है प्राइस लाइन को, बजट लाइन को, और एस पर भी टच कर रहा है, काट रहा है, यहां क्यों नहीं हो सकता है संतुलन। डोंट टेल एनीबॉडी, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। इन्हें हमारा कहना है कि आर पर क्यों नहीं हो सकता है। देखिए यहां भी तो काट रहा है ना, आईसी रेखा या आईक्यू रेखा को, ये प्राइस लाइन, ये बजट लाइन है, बजट कांस्टेंट है, वो काट रहा है आर पे, यहां भी एस पर भी काट रहा है, तो दो जगह संतुलन हुआ, क्या दिक्कत है उसमें। क्या नहीं समझे, चेहरा से हमको पता लग रहा था हमको। देखिए मेरे पास सारा मीटर है, कौन समझता है कौन नहीं समझता है, किसका लेवल क्या है, कौन क्या है। आप जो बोलते हैं ना उसे हम पकड़ लेते हैं, आप कॉपी पर जो लिखते हैं ना उसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार इसका मेंस होगा किसका नहीं होगा। इंटरव्यू लेते हैं ना तो हम बोल देते हैं कि जाओ तुम्हारा तो हो रहा है, पता है हम लोग को, उतना मालूम है ना, 15 साल से ये काम कर रहे हैं, पता है, समझे ना, इसीलिए हम बोले थे। आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा था, तो जब भी हम बोले ना, देखिए हम यहाँ रामायण गीता कुरान की कहानी तो सुनाते हैं नहीं, शाहरुख खान कौन कौन खान आता है उस सबका तो हम सुनाते हैं नहीं, तो केवल फैक्ट पढ़ाते हैं, और वही 3 घंटा 2.5 घंटा बोलते हैं जो आपके लिए उपयोगी होता है, समझ गया। लेकिन आप लोग है ध्यान भटकाए रहते हैं। बैठ जाइए, आर और एस पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये भले ही आर जो है ईएफ रेखा को टच कर रहा है, एस पर भी टच कर रहा है, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि स्लोप ऑफ जो है एक ही बिंदु पर हो सकता है, स्लोप ऑफ आईक्यू का एक ही बिंदु पर इक्वल हो सकता है आईसी के बराबर, और वह दूसरा शर्त भी यहां पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि ओरिजिन यहां है, ये यहां, ओरिजिन यहां है, ये यहां, तो सबसे कम दूरी तो यहीं पर है, इसलिए ये दोनों समझ गया ना, दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसीलिए एम बिंदु पर क्या होगा, उत्पादक का संतुलन होगा, अर्थात दोनों शर्तें यहां पर इक्विलिब्रियम बराबर आपका हो जाएगा। क्या होगा बोलिए, लिख दीजिए, एमपीएल बटा एमपी के डेल्टा एल बाई डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के इक्वल्स टू पी एल बाई पी के इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय आर। ये प्रूव हो गया संतुलन का। किस बिंदु पर, एट एम बिंदु, एट एम पॉइंट, एम बिंदु पर उत्पादक को संतुलन मिलता है, क्योंकि यहां पर जो एमपीएल और एमपी के है वह इक्वल है, किसका, डेल्टा एल और डेल्टा के बराबर, और इसीलिए जो इसका डब्ल्यू और आर है वह दोनों भी इक्वल है इस बिंदु पर, अर्थात इतना डब्ल्यू और इतना आर का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 100 क्यू का उत्पादन मिल जाएगा, जहां कॉस्ट सबसे कम लगेगा, मिनिमम कॉस्ट आएगा। क्लियर। ई बिंदु पर नहीं होगा और सी डी पर भी नहीं होगा। क्यों नहीं सी डी पर होगा, आप बताइए, अभिषेक जी जरा सा बता दीजिए, आप ही खड़ा होकर, सी डी पर क्यों नहीं होगा। हाँ वो नहीं आ रहा है, आईक्यू टच भी नहीं कर रहा है, स्लोप नहीं बन रहा, भले ओरिजिन के बहुत निकट है, ये दूसरा शर्त को पूरा कर रहा है, इसका दूरी ज्यादा इसका कम है, लेकिन पहला शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी संतुलन नहीं। बता सकते हो आप, थैंक यू। तो आप लोग पढ़ा दीजिएगा, आप क्या तो टीचर हो जाएगा। आने वाला जो 71वीं 72वीं 73वीं आप ही लोगों को पढ़ाना है, जान लीजिए, समझ गया ना, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा
दूसरा शर्त है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एट गिवन कॉस्ट। यानी यहां पर अब कॉस्ट दिया हुआ है कॉस्ट एक ही दिया हुआ है और उस पर आउटपुट को बढ़ाना है आपको। वहां क्या था, आउटपुट दिया हुआ था, कॉस्ट को कम करना था। समझ लीजिए, एकदम बढ़िया समझिए, क्योंकि आ रहा है एग्जाम में, लिखना है, खूब बढ़िया लिख के आना है। हाँ बता रहा, कल आई थी ये क्या नाम, सोनाली जी आई थी, और उनका इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा नंबर आया है, हाईएस्ट 178 दिया है, ठीक है, वो 80 के आसपास पहुंचा दी। और सबसे बड़ी चीज है सैमुअल्सन का वो थ्योरी लिखी थी क्वेश्चन जिसमें था, उसमें 35 नंबर दिया, 35, और ये बहुत अच्छा नंबर होता है। 35 अगर मिल जाए 6 क्वेश्चन में तो जोड़ लीजिए कितना हो जाए, 200 पार, 200 पार, समझ रहा है ना। हाँ तो बहुत खुश हुआ, उनको मिले भी हम, आई भी, मिठाई उठाई भी हम खुद खिलाए, मंगा के वो भी लेके आई थी, और उसका हुआ है। बीच में थोड़ा सा प्रॉपर स्टॉक ले रहे थे उसका, तब तक आप लोग पहुंच गए वहाँ, थोड़ा और लेना था लेकिन टूट गई। तो ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है इकोनॉमिक्स का, घबराना नहीं है आप लोगों को, एकदम हर हाल में सफलता तो निश्चित है। रैंक के लिए देखिए, हम रैंक के लिए पढ़ा रहे, याद रखिएगा, हमको पागल कुत्ता नहीं काटा है कि हम इतना आपके लिए एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, एक एक पाई को आपको खोल के रख दे रहे हैं, एक एक चीज को पढ़ा रहे हैं, बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं, केवल की बस बेटर परफॉर्मेंस करके आइए, बेस्ट करके आइए वहां। ऐसा ही थी पहले, हाँ अभी जॉब कर रही है, पटना में ही पोस्टिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत की है। सुन लीजिए, अब पहले वाले में ऐसा ही हुई थी, फर्स्ट में जो था पोस्टेड है यहीं पर, अभी न्यू पुलिस लाइन में है, और उसके मेहनत करके ड्यूटी करके उसके बाद लाई। मतलब ये इससे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब डबल लोड लेकर भी काम करना। और आप लोग तो सिंगल है, कोई काम ही नहीं है, बिना ऐसे ही काम बैठे रहना है, चैट देखना है, यूट्यूब देखना है, ये देखना है, वो सेट करना है। तो देखिए जॉब वाला आदमी निकाल लेगा, क्यों, कारण है उसका, कारण क्या है, क्या कारण है, अभिषेक जी आप ही के लिए बोल रहे हैं, सुनिएगा, जॉब वाला आदमी क्यों निकालता है, उसका कारण क्योंकि वो समय बर्बाद नहीं करता है, उसके पास समय बहुत लिमिट होता है, और फालतू काम नहीं करता है, केवल एक्यूरेट काम करता है। आप 8 घंटा पढ़ोगे और जॉब वाला 4 घंटा ही पढ़ेगा ना, उसका लेवल आ जाएगा, सीरियसनेस को समझता है ना किसी चीज को। आप कहते हैं 4 महीना अभी है, पढ़ेगा, अरे 59 नहीं होगा, 70 होगा, 72 75 तो हो जाएगा पापा, 75 तो निकालिए लेंगे, अरे तब तक तू बैठे रहना, टीचर तुमको पढ़ाते रहेगा। नहीं, एक चांस, 1 चांस इज द एनफ, एक चांस काफी है, 1 चांस इज एनफ, 1 चांस इज द लास्ट चांस, नॉट अनदर चांस। आई विल नॉट टेक एनी चांस, इट इज माई फाइनल चांस, आई हैव टू कम्पीट, आई हैव टू कम्पीट, आई हैव टू कम्पीट। लेना है तो लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं, विकल्प लेके चलिएगा शिथिल हो जाएगा, होगा ही। अरे बीपीएससी का काम है 56वीं ले, 60वीं ले, 61वीं ले, 75वीं ले, 100वीं तक लेगा, तो आप थोड़ी 100वीं तक रहिएगा। आपके पास जो अभी अपॉर्चुनिटी है, इट इज योर अपॉर्चुनिटी, ये आपका अवसर है, आपको लेना है। आप बर्बाद करते हो, अपने कैरियर पे खेलते हो, आप सीरियस होते हो, आप अपने कैरियर को बनाते हो। चलिए फिर शुरू हो गया तो हम शुरू हो जाएंगे, आइए वापस आइए। क्या कह रहा है इसमें, इसका इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि कॉस्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। जब कॉस्ट दिया हुआ होगा तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, उत्पादन को, आउटपुट को क्या करना है, अरे आउटपुट नहीं लिखाता है, आउटपुट को क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करनी है, ज्यादा करना है। तो कहता है ये कॉस्ट आपको दिया हुआ है, अर्थात ए बी जो है आपका कॉस्ट लाइन है, यहाँ पर लेबर है अर्थात ये डब्ल्यू है, यहाँ कैपिटल है अर्थात क्या है आपका आर है, ठीक है, इतना दिया हुआ है आपके पास, कॉस्ट लाइन दिया हुआ है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना है एक, आपको आप मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पर IQ1 है, एक दूसरा IQ2 है, और एक तीसरा IQ3 है, ठीक है। 3 उत्पादन दिया हुआ, 3 उत्पादन के लेवल को दिया हुआ। अभी जस्ट पढ़ाए थे कि लोअर IQ लेस प्रोडक्शन देता है, अपर IQ हायर प्रोडक्शन देता है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर IQ मैथ है आपके पास, 3 आइसोक्वांट्स है, आइसोक्वांट्स 1, आइसोक्वांट्स 2, आइसोक्वांट 3। एट गिवन कॉस्ट एक कॉस्ट दिया हुआ है जो कि आपका AB है, लेबर का और कैपिटल का। मैक्सिमम लेबर OB यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप AB कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उत्पादक कोई एक फैक्टर का मैक्सिमम कभी यूज नहीं कर सकता है। दोनों में क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है, संतुलन बनाता है कि कितना लेबर और कितना कैपिटल लगाए कि हमको लागत भी कम पड़े और उत्पादन ज्यादा हो। अब इसके लिए वो बैलेंस बनाएगा, वो प्रोडक्शन करेगा। तो अब आप देखिए क्या कर रहा है कि आप देखेंगे कि ये ई बिंदु जो है और ये जो आपका सी बिंदु है और ये जो डी बिंदु है,
ये बता रहा है तीनों चीज को, 3 पॉइंट को बता रहा है, एक यहां बता रहा, एक यहां बता रहा और एक यहां बता रहा। अब यू हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बिफोर द प्रोड्यूसर। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द स्लोप ऑफ द आईक्यू इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द आइसोक्रोनस लाइन, एंड सेकंड कंडीशन इज द MRTS इज, है ना, इक्वल्स टू द W/R, MPL/MPK W/R। ये होता है, अर्थात जो प्रतिस्थापन की दर है वह दर उसके मजदूरी और रेट जो है के बराबर होनी चाहिए, जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसके बराबर होनी चाहिए। तो वैसी स्थिति में आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देखिए IQ1 पर क्या हो रहा है, IQ1 जो है आइसो कॉस्ट लाइन को E, C और D पे काट रहा है, 2 बिंदु पे काट रहा है, काट तो रहा है, इक्वल भी है, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कभी, 2 बिंदु पर कभी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर होगा, है ना। दूसरा है, ठीक है, ओरिजिन है, लेकिन मिनिमम पर नहीं है। मिनिमम ये यहां मैक्सिमम पे काटा, यहां मिनिमम पे काटा, लेकिन एट द मिनिमम पे नहीं काटा है। और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, यहां तो दिख रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स सब है, ये एक हो गया। आप देखिए ये क्या है, IQ3 देखिए क्या है, बजट से काफी ऊपर, वो आपके नॉट अटेनेबल है, वो आपके पकड़ में नहीं है। आपके पास 100 रुपया है, 500 का ऑर्डर दे दिए, कहां से दीजिएगा 400 रुपया? ऐसा होता है? कोई उत्पादक कर सकता है क्या? बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, और उत्पादन कर सकता है? लेबर मंगा लिए 1000, मजदूरी देने का पैसा ही नहीं है, कैपिटल ले लिए, पैसा उसको इन्वेस्ट करने का, इंटरेस्ट देने का पैसा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो आउट ऑफ बजट है उसका कल्पना आप नहीं कर सकते। तो जब भी आपको कल्पना करना होगा IQ2 पर करना होगा। क्यों? क्योंकि IQ2 पर संतुलन के दोनों शर्तें पूर्ण हो रही है। क्या पहला शर्त है कि स्लोप ऑफ IQ3, IQ2 एंड द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू एट द पॉइंट ऑफ E पर जो है दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका ढाल और इसका ढाल दोनों क्या है, बराबर हो रहा है। दूसरा शर्त क्या है, ओरिजिन, अर्थात ये यहां पर ओरिजिन पर कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन इसको बजट लाइन को टच नहीं कर रहा है। पहला दूसरा शर्त पूरा कर रहा है, लेकिन पहला नहीं कर रहा है। और ये जो है ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है इक्विलिब्रियम पर। तो क्या हो गया, एट दी E पॉइंट क्या हुआ, एट E क्या हो गया, बोलिए, MRTS LK इक्वल्स टू MPL/MPK इक्वल्स टू डेल्टा L/डेल्टा K इक्वल्स टू, सब चिल्लाने लगती है। लिखिए यार, इसमें क्या हो गया, एट दी E पॉइंट पर क्या है, तो इक्विलिब्रियम जो आया, इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो गया आपका, हाँ आप लिखिए MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ L के बराबर डेल्टा L/डेल्टा K, डेल्टा X अपॉन डेल्टा L और डेल्टा X अपॉन डेल्टा K इक्वल्स टू प्राइस ऑफ लेबर इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कैपिटल, ये आ गया W/R। यही है इक्विलिब्रियम, डॉक्टर कुर्सियावी साहब के अनुसार, नोबेल प्राइज विनर।